10 नवंबर 2025 शाम करीब 6:55 पर दिल्ली के दिल लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक सफेद i20 कार अचानक तेज धमाके के साथ हवा में उड़ गई और आसपास की दुकानों के दरवाजे और खिड़कियां टूट टूट कर चकनाचूर हो गईं। गाइस, कुछ ही देर में आग ने देखते ही देखते आसपास की दुकानों को अपने चपेट में ले लिया। लोग एक दूसरे को फोन में पूछते दिखे, भाई तू ठीक तो है ना, आखिर हुआ क्या? लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये विस्फोट कैसा है। और इसके बाद कुछ ही मिनटों में दिल्ली पुलिस, NDRF और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। कई लोगों की मौत और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। गाइस, इस दिल्ली बम ब्लास्ट में कुल 12 लोगों की मौत हुई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन दोस्तों, ये ब्लास्ट हुआ क्यों और ये कार किसकी थी और कहां से चली थी? गाइस, इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग कब और कहां से शुरू हुई थी और कैसे इस साजिश की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई और दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ और क्या इसके बाद भी कोई और बम ब्लास्ट होने वाला है? इसके अलावा पूरे देश में पुलवामा 2.0 से बड़ी धमाके की साजिश रची जा रही थी। इसके पीछे कौन था और क्यों आतंकवादियों ने RDX के बजाय अमोनियम का इस्तेमाल किया? और इसके अलावा इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या ये ब्लास्ट पैनिक पे आकर किया गया था या फिर साजिश के तहत किया गया था। गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे एक डॉक्टर आतंक बचा सकता है और कैसे इस पूरे बम ब्लास्ट की प्लानिंग 3 महीनों से चल रही है। इसकी पूरी कहानी आपसे एक एक करके शेयर करेंगे। तो चलिए गाइस, इस पूरे बम ब्लास्ट की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। Breaking news now from India. An explosion near the Red Fort metro station in Delhi has killed at least 8 people, according to a spokesperson for the Delhi police. उनके शरीर के जो टुकड़े थे उन्हें इकट्ठा करके यहाँ पर इस पगड़ी में रखा गया है और इसके साथ साथ जो बारूद है वो भी बारूद से सदे हुए जो लोगों के टुकड़े हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम दे रहे हैं, 8 लोगों की मौत हुई है ब्रॉड डेड, यानी कि जब अस्पताल पहुंचे, क्योंकि तस्वीरें हम जो देख पा रहे थे। 8 लोगों की मौत हुई है इस ब्लास्ट में। कई लोगों के सर कट के काफी दूर जाकर गिरे। इतना भयानक धमाका था, काफी भयानक इम्पैक्ट था। और यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर धमाका हुआ वो थोड़ी दूरी पर है, करीब 200 मीटर। यहाँ से कितना दूर है? करीब 100 मीटर की दूर पर है, जहाँ पर शीशे लगे हुए थे वो सारे शीशे टूट गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए हैं, तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। और एक चीज और दिखाऊं मैं, यहाँ पर देखिए, ये एक गाड़ी है जिसका टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। ये टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो टुकड़ा ये गाड़ी वहाँ से टुकड़ा उछलकर यहाँ गिरा है। तो आप लगा सकते कि गाड़ी। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल will be brought to justice। असल में इस पूरे बम ब्लास्ट की कहानी दिल्ली से नहीं बल्कि 800 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर से शुरू हुई थी। और 19 अक्टूबर 2025 श्रीनगर के नौगाम इलाके में कुछ पोस्टर लगाए गए थे जिन पर लिखा था जस्टिस विल कम थ्रू जिहाद, और वहीं नीचे छपा था अल फलाह मूवमेंट का नाम। शुरुआत में सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें पहले छोटा प्रचार अभियान समझा, लेकिन अगले ही हफ्ते यानी 24 अक्टूबर 2025 जम्मू के गांदरबल इलाके में एक खाली मकान से अमोनियम नाइट्रेट और इलेक्ट्रिक डिटोनेटर बरामद हुए। तब उस वक्त पहली बार एजेंसियों को महसूस हुआ ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि आने वाले समय में एक ब्लास्ट की पूरी स्क्रिप्ट है। और उसी वक्त एजेंसियां चौकन्ना में आ गई। 25 अक्टूबर की रात श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट में बैठा एक नाम डॉक्टर उमर सलीम, एक डॉक्टर जो कभी हेल्थ मिशन का हिस्सा था लेकिन अब अल फलाह यूनिवर्सिटी नेटवर्क से जुड़ चुका था। और वह अपने साथ लाया था एक लैपटॉप, एक इनक्रिप्टेड फोन और एक USB जिसमें लिखा था प्रोजेक्ट D10 यानी दिल्ली 10 नवंबर ऑपरेशन की कोड डेट थी। इसके बाद 26 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच दिल्ली, अलीगढ़ और गुरुग्राम के बीच एक डिजिटल चैनल ग्रुप एक्टिव हुआ, जो बाहर से मेडिकल फोरम तो लगता था लेकिन अंदर चैट रूम में विस्फोटक तैयार करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। एजेंसीज ने इस चैनल को 19 अक्टूबर को टेस्ट किया, लेकिन IP एड्रेस बार बार बदलने के कारण उसका लोकेशन पिन पॉइंट नहीं हो सका। इसके बाद 5 नवंबर 2025 हरियाणा के पलवल जिले से एक सिल्वर कलर की हुंडई i20 कार निकली। कार का नंबर असली था लेकिन चेचिस प्लेट नंबर नकली निकली और उस कार में लोड किए गए थे 3 सिलेंडर कंटेनर जिसमें रखा गया था अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। इसके बाद कार 7 नवंबर को फरीदाबाद पहुंची।
8 नवंबर की रात 11:40 पर बैडरपुर बॉर्डर के पास खड़ी देखी गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 लोग थे, उसमें से एक उतरा था जिसमें पहला नाम था डॉक्टर उमर, लेकिन दूसरा अभी भी अज्ञात है। 10 नवंबर की सुबह 8:04 पर वही कार बैडरपुर टोल क्रॉस करती दिखी। वहाँ से सीधा गई जामिया नगर, जामिया नगर से निजामुद्दीन, निजामुद्दीन से दरियागंज रूट पर गई। दोस्तों, दिन भर ये कार पूरी दिल्ली में घूमती रही, जैसे कि ये कार कोई दिशा देख रही हो, छुपने की कोई जगह ढूंढ रही हो, या उसमें रखा गया अमोनियम नाइट्रेट को छुपाने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि इसके कुछ घंटे पहले ही पूरे देश में छापामारी चल रही थी। जगह जगह पर AK-47 अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक सामग्री पकड़ी जा रही थी। दिल्ली धमाके के ठीक पहले और उसके बाद एजेंसियां 4 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी करने लगी। इस धमाके से पहले पहला सुराग 19 अक्टूबर 2025 को जब श्रीनगर से जैसे मोहम्मद के पोस्टर लगाने से मिले, गाइस इसने ही एजेंसियों को पूरी तरीके से अलर्ट में डाल दिया था। और इसके बाद 5 नवंबर यूपी के सहारनपुर में ATS की टीम ने मेडिकल नेटवर्क पर रेड डाल दिया और यहीं से पहली बार डॉक्टर मॉड्यूल का पता चला था। और यहाँ डॉक्टर आदिल के मोबाइल, फ्लाइट टिकट और मूवमेंट ने दिल्ली की तरफ इशारा कर दिया। और इसके बाद 7 से 8 नवंबर अनंतनाग और पुलवामा, NIA और जम्मू कश्मीर की टीम ने यहाँ एक साथ छापेमारी किया और यहीं से 21 सीरीज राइफलें, कुछ डेटोनेटर और डिजिटल चैट लॉग मिले। यही वो लो लेवल हब था जो मॉड्यूल तक हथियार पहुंचाता था। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा हुआ फरीदाबाद में, जब 8 नवंबर से 12 नवंबर तक लगातार छापेमारी चला, तब वहीं से किराए के कमरे में 2900 अमोनियम नाइट्रेट मिला। सैकड़ों किलो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का रॉ मटेरियल भी मिला। टाइमर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डॉक्टरों के नेटवर्क से जुड़ी कई चीजें बरामद हुई। इसी दौरान टीम पहुंची मेवात के डेरा कॉलोनी में, फला मस्जिद के पास, वहां छापा पड़ा। यहाँ भी विस्फोटक सामग्री और टाइमर मिले और हाफिज इत्तेयाक नाम का इमाम हिरासत में ले लिया गया। गाइस, यही वो जगह जो मॉड्यूल का स्टोरेज हब था। अब यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा इंटेलिजेंट टीम को मिल गया। इंटेलिजेंट टीम को एक महिला कमांडर की जानकारी मिली। इसका नाम था डॉक्टर शाहीन और इसका जो कोड नेम था वो था मैडम सर्जन। ये जैसे मोहम्मद की वो टॉप ऑपरेटिव थी जो लड़कियों का ब्रेन वॉश करती थी। उन्हें 3 कैटेगरी में बांटकर ऑपरेशन हमदर्द चलाती थी। गरीब लड़कियों को पैसा, ख्वाहिश रखने वाली लड़कियों को विदेश के सपने और कट्टरपंथी लड़कियों को जिहाद का रास्ता दिखाती थी। डॉक्टर शाहीन इसी मॉड्यूल का मिसिंग पीस थी, जिन्हें बाद में श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। गाइस, दिल्ली में बम धमाके के तुरंत बाद 10 नवंबर की रात को लाजपत नगर, जामिया नगर, ओखला कई रेटेंट प्लेट और हॉस्टल पर एक साथ रेड किए गए। यहाँ से मोबाइल, लैपटॉप, कार डॉक्यूमेंट और चैट लॉग मिले। ये सभी बरामद किए गए एविडेंस बम नेटवर्क को जोड़ते थे। अब तक एजेंसियों ने कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की थी। डॉक्टर उमर ऑपरेशनल फेस, डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद मस्जिद कनेक्शन और डॉक्टर शाहीन। गाइस, इस आतंकी डॉक्टरों के पकड़े जाने के बाद, छापेमारी के बाद दिल्ली बम धमाके से जुड़ी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिनमें जितने लोग मरे थे, उसकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि धमाके के बाद पोस्टमार्टम रूम की खामोशी सबसे गहरी थी। डॉक्टरों ने जैसे ही पहला शव खोला, सबसे पहला सच सामने आया, ये मौत बाहर से नहीं अंदर से हुई थी। फेफड़ों के टिश्यू फटे हुए थे, कान के पर्दे टूटे हुए थे, जो साफ बताता था कि ब्लास्ट प्लेजर कितनी नजदीकी से टकराया था। कई शरीरों पर बाहरी चोटें कम थी, पर अंदरूनी ब्लीडिंग इतनी ज्यादा तेज थी कि अंग अपने स्थान से हिल चुके थे। सामने आया कि ब्लास्ट में कोई भारी मटेरियल सैंपल नहीं था, पर ताप, गैस और शॉक वेव इतनी शक्तिशाली थी कि दिल, फेफड़े और लीवर तक चकनाचूर हो गए थे। इसमें कुछ बॉडी ऐसी थी जिनका पहचान करना भी मुश्किल था। इसमें DNA लेकर पता करना पड़ा कि ये 100 किसके हैं। सोचिए कितना बड़ा ब्लास्ट था और कितना भयावह ब्लास्ट था। गाइस, दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड उमर नबी इस लगातार छापेमारी और एजेंसियों के रडार में आ गया था। कई हफ्तों तक एजेंसियों की पकड़ उसके गले तक पहुंच गई थी। 5 से 8 नवंबर की छापेमारी में उसके सारे ठिकानों के पर्दे खोल दिए थे और दबाव उसके ऊपर इतना ज्यादा पड़ गया था कि वो पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। और आखिरकार घबराहट और पैनिक में आकर के दिल्ली ट्रैफिक के बीच अपनी कार रोक दी और हड़बड़ी और पैनिक में टाइमर गलत सेट हो गया और उसी पैनिक में आकर के उसने कार को ब्लास्ट कर दिया था। जिस कार में धमाका हुआ उसे उमर खुद चला रहा था। खुद उमर भी इस धमाके में मारा गया। धमाके में उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए थे और एक पैर कार में ही फंसा रह गया था। एजेंसियों ने इसकी पुष्टि करने के लिए उमर के परिजनों के DNA सैंपल लिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चला कि गाड़ी खुद उमर चला रहा था और उसने ही इस पूरे बम ब्लास्ट की कहानी रची थी। और उसके शरीर के चिथड़े उड़ने की सबसे बड़ी वजह अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है। असल में ये सभी डॉक्टर आतंकियों ने बड़े धमाकों के लिए RDX के बजाय अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया था, जो एक विस्फोटक है और ये केमिकल आमतौर पर खेती के लिए इस्तेमाल होता है। और ये केमिकल आसानी से बाजार से खरीदा जा सकता है और इसे आसानी तरीके से घर में रखा भी जा सकता है। इसमें 94% अमोनियम नाइट्रेट और 6% फ्यूल ऑयल होता है और इसे ट्रिगर
करने के लिए डेटोनेटर या बूस्टर की जरूरत होती है, जबकि RDX को ना तो आसानी से खरीदा जा सकता है और ना ही इसे आसान तरीके से घर में रखा जा सकता है, और इसे चलाने के लिए डेटोनेटर की जरूरत ही नहीं होती है। RDX एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक विस्फोटक है जिसे खास तौर पर सेना और रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे हासिल करना आतंकवादियों के लिए बहुत ही खतरनाक और मुश्किल है क्योंकि ये काफी महंगा और कंट्रोल में होता है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो बाजार में आसानी से मिल जाता है और इसीलिए आतंकवादियों ने ANFO का इस्तेमाल किया क्योंकि आसानी से मिलता है और इसे आसानी से चलाया भी जा सकता है। और यही कारण था कि आतंकवादी डॉक्टरों ने इस दिल्ली बम ब्लास्ट में इस्तेमाल किया, और इसके अलावा पूरे देश में अमोनियम नाइट्रेट से पूरे देश में आतंक मचाने का इनका पूरा मकसद था। इस दिल्ली बम ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टर उमर ने एक नया वीडियो भी जारी किया था। उसका मकसद था आत्मघाती हमलों, सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहराना और युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़काना। इस वीडियो में वह खुद धमाके से पहले अपनी कट्टरपंथी सोच और योजनाओं का खुलासा कर रहा था। वह सीधे तौर पर आत्मघाती हमले को एक शहादत का अभियान बताकर उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अपनी मानसिक सक्रियता और प्रेरणा दे रहा था। पूरे देश में इस वीडियो का मकसद था आतंकवाद के खिलाफ जागरूक बढ़ाना और यह दिखाना कि आतंकवादी किसी भी तरह युवाओं को हिंसा के लिए प्रेरित कर सकते हैं और पूरे देश में जिहाद के नाम पर बम धमाके कर सकते हैं। The presumption that a particular is going to die in a particular situation. फिलहाल इस बम ब्लास्ट के बाद उमर के घर को एजेंसियों ने IED से उड़ा दिया है और उसके घर के भी चीथड़े चीथड़े उड़ गए हैं जैसे उसके शरीर के चीथड़े चीथड़े उड़े थे। दिल्ली के लाल किले के पास हुई इस धमाके ने सिर्फ जाने नहीं ली हैं, बल्कि कई सवाल जगा दिए हैं। जांच एजेंसियां अब हर एंगल से पता कर रही हैं। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज इस केस से जुड़े एक नए पर्दे खुल रहे हैं। कितने और चेहरे हैं जो इस साजिश के पीछे छुपे हुए हैं और कितने लोग अभी भी पकड़े जाने वाले हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या ये छापेमारियां भविष्य के धमाकों को रोक पाएगी? क्या देश इस हमले से पूरी तरीके से सुरक्षित हो पाएगा? और क्या देश के दुश्मन बाहर बैठे हैं या देश के अंदर बैठ करके इस भारत देश को खोखला कर रहे हैं? गाइस, इस दिल्ली बम ब्लास्ट की घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।